हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। बहुत स्टूडेंट का डिमांड था कि सर कंप्यूटर साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो एग्ज़ाम में आ जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि केमिस्ट्री फिजिक्स सारे का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, अब बच्चे को जो भी फोकस करना है वो कंप्यूटर साइंस पे फोकस करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, और आपको हम 2 सेट बताएंगे और हमारा सेट जो है लेक्चर वाइज जाएगा। ये इसमें होल सिलेबस का है, मतलब फुल लेंथ टेस्ट जिसको बोलते हैं वो है हमारा। तो फुल सिलेबस का क्वेश्चन सेट किया गया है और जैसे आपके जैक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सेम पैटर्न पे क्वेश्चन लेके आए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको गारंटी देते हैं कि जो स्टूडेंट 2 सेट हमारा देख के चला जाएगा वो कंप्यूटर साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन आंसर कर लेगा, बहुत सारा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ना है। और आप लोग को बता दें कि आप लोग के जूनियर के लिए हम लोग एक बैच स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, और उस बैच में आपके जूनियर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उनको बता सकते हैं कि वहाँ से कोर्स परचेज करो और आप क्लास स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे सब सिस्टमैटिक तरीके से क्लास लिया जाता है, स्टूडेंट को मटेरियल दिया जाता है, तो सारे स्टूडेंट को इस पर फोकस करना है। तो अभी चलो हम लोग वो सब तो बात करते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस करना है कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो इसमें 1 मार्क्स से है। 1 मार्क्स एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। पूरा फुल सिलेबस जो है आपका वो लेकर के हम आए। देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और इधर जो है 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो सभी स्टूडेंट रेडी हो जाइए और फटाफट एकदम हम लोग को तैयारी कर लेना है, क्योंकि देखो बहुत टाइम मिल रहा है। कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा नंबर आता है स्टूडेंट, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग को हम कुछ हेल्प कर दे ताकि आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो जाए। आप लोग 1 साल क्या किया नहीं किया वो सब मैटर नहीं करता है। ठीक है, बस अभी फोकस करना है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है हमारे लिए, तो आप अपने दोस्त तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी एग्जाम में पास हो जाए। ठीक है, क्योंकि हेल्प करना है एग्जाम में, सपोर्ट करना है एक दूसरे को। इसलिए मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा, जो नहीं जान रहा स्टूडेंट उसके पास शेयर करिए और वो देखे। बस हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए ताकि आपका हेल्प हो जाए बस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी एमसीक्यू कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाएंगे जो 1 मार्क्स में आता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इन C++ इज इंप्लीमेंटेड बाय। मतलब कौन सा ऐसा कोड है, एक्ट मीन्स हो गया काम करना, जो काम करता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के जैसा, मतलब जिसके कोड को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। तो वो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस के कोड को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट पहला बार दिया था इनहेरिटेंस ने, तो C++ कॉन्सेप्ट में रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट ऐड करने वाला टेक्निक जो था वो आपका इनहेरिटेंस था। तो इनहेरिटेंस है ना, इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी मतलब बार बार यूज करना, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, द कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर इज। कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, तो आपको पता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन होता है। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन होता है। इस तरह से स्टूडेंट कोई भी ऑपरेटर का पूछ सकता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ दिया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का सेट बताइए कि उसका सिंबल क्या क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बोला द कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर इज, तो क्वेश्चन मार्क और कॉलन होता है। इसी क्वेश्चन को अभी हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, और सेम क्वेश्चन को अगर पूछ दिया जाए कि हम लोग अगर इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर का सेट बताओ, रिलेशनल ऑपरेटर का सेट बताओ, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का सेट क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का सेट अर्थमेटिक ऑपरेटर का सेट क्या होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉडुलस डिवीजन, ये होता है। अगर आपका रिलेशनल ऑपरेटर का सेट पूछ दिया तो रिलेशनल ऑपरेटर का सेट, तो रिलेशनल का पूछेगा तो क्या होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, ये होता है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये उसका सेट है। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट लॉजिकल का पूछा तो, लॉजिकल ऑपरेटर का सेट पूछा तो डबल %, जिसको एंड बोलते हैं, और होता है, नोट होता है, ये इसका सेट है। अगर आपको पूछ दिया कि बीट वाइज ऑपरेटर का सेट बताओ, तो बीट वाइज ऑपरेटर का सेट क्या होता है, बीट वाइज ऑपरेटर का सेट क्या होता है,
बीट वाइज एंड ऑपरेटर, सिंगल एम्परसेंड, और ऑपरेटर, कैरेट जिसको एक्स और बोलते हैं, इसको और एंड बोला जाता है। बीट वाइज में इसको क्या बोला जाता है? एंड। इसको और, इसको कैरेट जिसको एक्स और बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? टिल्ड, टिल्ड होता है, टिल्ड, और लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये होता है। ये बीट वाइज ऑपरेटर का सेट होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का पूछेगा तो असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का सेट इक्वल टू होता है, एक ही होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू को बोलते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पूछा तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल पूछा तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट और माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट, ये सिंबल होता है। तो इतना में अभी हम कंडीशनल ऑपरेटर का सेट बताए थे जो आपका क्वेश्चन मार्क और कॉलम था, लेकिन किसी भी ऑपरेटर का सेट पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये जो ऑपरेटर लिखे हैं इनमें से किसी एक का सेट पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो स्टूडेंट इसको दिमाग में रखना है, किसको क्या बोलते हैं वो आपको दिमाग में रखना है, सिंबल याद रखना है बस। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया ना, इसका क्या हो जाएगा आंसर? कंडीशनल ऑपरेटर। क्या हो जाएगा आंसर? कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है द फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस विच सपोर्ट्स ट्रांजिटिव नेचर इज, मतलब जो इनहेरिटेंस का कौन सा ऐसा फॉर्म है जो ट्रांजिटिव नेचर को सपोर्ट करता है। तो इनहेरिटेंस का जो फॉर्म है जो ट्रांजिटिव नेचर को सपोर्ट करता है उसको हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मल्टीपल नहीं, ध्यान में रखना है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोला जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर, अ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग डिस्ट्रॉयड इज, मतलब यह बोल रहा है कि कौन सा ऐसा मेंबर फंक्शन है जो कॉल होता है। इन्वॉक्ड मतलब होता है कॉल करना, बुलाना, जो अपने आप कॉल हो जाता है, लेकिन कब? जिस समय हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब होता है बिगाड़ना, डिलीट करना। जिस समय ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे, बिगाड़ेंगे, उस समय कौन सा मेंबर फंक्शन कॉल होता है? तो वो आपका है डिस्ट्रक्टर। क्या होता है? डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर मींस होता है बिगाड़ना। ठीक है, वैसा मेंबर फंक्शन है डिस्ट्रक्टर। जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करोगे तो ये अपने आप कॉल हो जाता है, और जब क्रिएट करोगे तो क्रिएट अगर यहां लिखा रहेगा तो आंसर होगा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि क्रिएशन के टाइम में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उस समय डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? एकदम एनर्जी के साथ पढ़ना है, एनर्जी पूरा दिखा देना है, क्योंकि सारा एग्जाम हो चुका है। बस पूरा फोकस कर देना है कंप्यूटर साइंस पे, बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, आप देख लो, इसमें मेरा लेक्चर देख लो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस जो भी सेट बता रहे हैं उसको आप सीक्वेंस वाइज क्लियर करते जाना है बस। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टर हो जाएगा क्योंकि डिस्ट्रॉय लिखा हुआ है। अगर क्रिएशन लिखा रहता तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग टिक करते। चलो नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन में क्या है? 5 नंबर में बोल रहा है अ सीक्वेंस, अ स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ। अ स्ट्रीम जो है वो किसका सीक्वेंस होता है? तो बहुत सारा स्टूडेंट जो है ना वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में टिक करके आता है। तो बाबू आप लोग को हम बता दें कि जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी होता है। तो जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग बोला जाता है। लेकिन यहां बोल रहा है स्ट्रीम के बारे में बोल रहा है, तो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोला जाता है? स्ट्रीम। तो स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। स्ट्रीम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अगर यहां स्ट्रिंग लिख देता, स्ट्रिंग लिखा हुआ रहता तो लिखते सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग रहेगा, ये वाला स्ट्रिंग रहेगा तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होगा। स्ट्रीम रहेगा तो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होगा। समझ में आया? 2 क्वेश्चन मिल रहा है। देखो यहां स्ट्रिंग भी दिया हुआ है तो स्ट्रिंग को नहीं बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट समझोगे। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द ऑपरेटर यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली एट रन टाइम इज कॉल्ड, मतलब कौन सा ऑपरेटर है जो डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करता है? तो एलोकेशन मतलब, एलोकेट मतलब होता है क्रिएट करना।
कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो डायनेमिकली मेमोरी को क्रिएट करता है, बनाता है? तो डायनेमिकली मेमोरी को जो बनाता है वो आपका न्यू ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? न्यू ऑपरेटर। और वहां अगर लिख दिया डी एलोकेटेड, तो डी एलोकेटेड मतलब होता है डिलीट करना। तो डी एलोकेटेड के जगह पे वर्ड डी एलोकेटेड रहेगा तो आपको डिलीट में टिक करना है, और एलोकेटेड रहेगा तो आपको न्यू में टिक करना है। एक चीज नोटिस करना, हर क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसको भी ध्यान में सुनना है और बार बार लेक्चर को देखते रहना है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां लिखा हुआ एलोकेटेड, तो न्यू आंसर हो जाएगा। डी एलोकेटेड लिख देता तो हम लोग डिलीट में टिक करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, नेक्स्ट समझोगे। अगला बोल रहा है क्यू वर्क्स लॉजिकली एज, क्यू जो है वो कैसे काम करता है? तो क्यू जो है लॉजिकली काम करता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में रूल है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्यू का लॉजिक है। अगर कोई मान लो कि कहीं पे लाइन में खड़ा है टिकट लेने के लिए, समोसा लेने के लिए, ठीक है, या रेलवे का टिकट करवाने के लिए, तो लाइन में अगर बहुत सारे मल्टीपल पीपल्स खड़े हैं तो वो कौन सा रूल को फॉलो करता है? तो आप लोग सब जानते हैं कि लाइन में जो पहले गया वो पहले टिकट लेके निकलेगा। तो ये फीफो को फॉलो करता है, क्यू के टेक्निक को फॉलो करता है, क्योंकि लाइन में जो पहले जाएगा वो पहले आउट होगा टिकट लेकर के। तो क्या हो गया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू जो है हमारा काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये बी नंबर, इसको हम लोग शॉर्ट में फीफो बोलते हैं। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर यहां स्टैक लिख देता क्यू के जगह पे, तो स्टैक जो है वो लीफो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में रूल है, जो लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट होगा वो फर्स्ट में आउट होगा। तो स्टैक के बारे में नहीं पूछा है, क्यू के बारे में पूछा है, इसलिए हम लोग क्यू वाले टेक्निक में टिक करेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। इंसर्टिंग इन एन ऑलरेडी फुल लिस्ट इज नोन एज, मतलब अगर आपका लिस्ट फुल है और उसमें आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? एक चीज और ध्यान देना है, हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अगर उसका आंसर आपको पता है तो आप तुरंत उसको कमेंट कर दोगे हमको आंसर बताने से पहले, ठीक है? कमेंट करोगे, उसके बाद हम आंसर बताएंगे, तो आपको फील होगा कि हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो आप जानते हो या नहीं जानते हो यह भी आप वेरीफाई कर सकते हो कमेंट करके। समझ में आया स्टूडेंट? तो कमेंट करना नहीं भूलना है, कमेंट करते जाना है ऑप्शन को, ठीक है? देखो, इंसर्टिंग इन एन ऑलरेडी फुल लिस्ट इज नोन एज, अगर आप फुल लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करते हो और आपका लिस्ट पूरा भरा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कमेंट कर लिया आप लोगों ने, क्या कहेंगे? ओवरफ्लो। क्या कहेंगे? ओवरफ्लो। फुल रहेगा और उसमें डालते जाओ तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, ओवरफ्लो होगा ना, तो इसमें डेटा ओवरफ्लो होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखो। कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन डिनोट्स, मतलब कार्डिनलिटी जो होता है रिलेशन में वो किसको डिनोट करता है? तो नंबर ऑफ टपल्स को डिनोट करता है, नंबर ऑफ टपल्स। अब टपल्स किसको बोलते हैं? तो टपल्स रोज को बोला जाता है, ठीक है? तो यहां नंबर ऑफ रोज भी दिया रह सकता है। तो यहां देखो नंबर ऑफ रोज दिया हुआ है, लेकिन टपल्स भी लिख सकता है क्योंकि रोज को ही टपल्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कार्डिनलिटी। अगर डिग्री दे देता, डिग्री ऑफ अ रिलेशन डिनोट्स, तो डिग्री जो होता है ना, 2 चीज होता है, एक होता है कार्डिनलिटी और एक होता है डिग्री। और अगर डिग्री दे देता तो डिग्री के लिए हमारा ये वाला आंसर होता ऑप्शन बी। डिग्री जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, और कार्डिनलिटी जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को, टपल्स को। समझ में आया? रोज को ही टपल्स बोलते हैं। डेटाबेस में एक चीज याद रखना, डेटाबेस में रूल है, टेबल को रिलेशन बोला जाता है, रोज को टपल्स बोला जाता है, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोला जाता है, नंबर ऑफ रोज को कार्डिनलिटी बोला जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री बोला जाता है। ये माइंड में रखोगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? ठीक है, तो यहां कार्डिनलिटी के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ रोज पे क्लिक आंसर कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या है कि हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स विथ और विदाउट द बार
विद द लॉजिक सिस्टम इज नोन एज, विथ और विदाउट बार मतलब एक्स है और वाई बार है, ये दोनों को इनटू कर रहे हैं। प्रोडक्ट मतलब हो गया इनटू करना। अगर आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो सारे लिटरल, लिटरल बोलते हैं वेरिएबल को, जो सिंगल वेरिएबल होता है उसको लिटरल बोला जाता है, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा में सिंगल वेरिएबल को लिटरल्स बोला जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर सारे लिटरल का प्रोडक्ट होता है जिस पे बार है वो भी और जिस पे बार नहीं है लॉजिक सिस्टम के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो देखो अगर यहां प्रोडक्ट लिख दिया तो इसका आंसर हो जाएगा मीन टर्म। क्या हो जाएगा? मीन टर्म। मीन टर्म में इनटू होता है, सारे लिटरल का हम लोग इनटू करते हैं मतलब प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। और अगर यहां सम लिख दिया तो आंसर हो जाएगा मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में लिटरल को जोड़ा जाता है, मीन टर्म में लिटरल को इनटू किया जाता है जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स मतलब सारे लिटरल का इनटू करना है, तो इनटू करना है तो कौन सा टर्म हो जाएगा? मीन टर्म हो जाएगा। और सारे लिटरल का अगर सम करना है तो आपका हो जाएगा मैक्स टर्म। लेकिन यहां सम तो नहीं लिखा, प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट लिखेगा तो मीन टर्म, सम लिखेगा तो मैक्स टर्म। समझ में आ गया स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखो बोल रहा है मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर बाय डिफॉल्ट। समझोगे, क्लास के अंदर 3 मेंबर होता है, 3 सेक्शंस होता है जिसको हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये होता है। तो आप चाहो तो क्लास एक बना रहे हो, जब कोडिंग बना रहे हो C++ में, तो क्लास में आपने 3 मेंबर लिखा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो आप जब लिखोगे तो जो जो डेटा लिखोगे जिस सेक्शन के अंदर, वो उस मेंबर का डेटा बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्लास के अंदर एक भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करते हैं। जैसे हम लोग एक क्लास बनाए तो क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम रखे XYZ, इसमें एक हम लोगों ने वेरिएबल बना दिया और इसमें ना पब्लिक लिखे ना प्राइवेट लिखे। तो ये जो डेटा है वो बाय डिफॉल्ट कौन सा सेक्शन में होगा? तो प्राइवेट सेक्शन में होता है। अगर क्लास के अंदर एक भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा हुआ है, ना पब्लिक लिखा हुआ है, ना प्राइवेट लिखा हुआ है, ना प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, तो क्लास का जो मेंबर होता है बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट सेक्शन में होता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा सेक्शन में होता है? प्राइवेट सेक्शन में होता है। तो वही हम बता रहे हैं, यहां पे क्वेश्चन ये बोल रहा है मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर बाय डिफॉल्ट। तो क्लास का मेंबर बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप कौन सा सेक्शन में होता है? तो प्राइवेट में होता है। किस में होता है? प्राइवेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है एग्जाम में, ये ध्यान में रखना है कि क्लास का मेंबर जो है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट सेक्शन में होता है। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। मतलब एक फंक्शन जो कॉल करता है अपने आप को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे मेरा नाम सुरेंद्र है, ठीक है, तो हम रोड में खड़ा हो ले और हम अपने आप को कॉल करें सुरेंद्र सुरेंद्र सुरेंद्र, तो लोग तो हमको पागल बोलेगा। लेकिन उसको यहां पे रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन अपने आप को अपने बॉडी के अंदर कॉल करता है तो उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा रिकर्सिव। क्या हो जाएगा? रिकर्सिव, है ना। इटसेल्फ मतलब खुद को कॉल करता है, स्वयं को कॉल करता है, उसको हम लोग रिकर्सिव बोलते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? 12 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो किस तरह से हम लोग बनाएंगे ये समझना है। देखो आ गया ना क्वेश्चन स्टैक का। इसका तो आंसर आप लोग सबको पता है क्योंकि अभी डिस्कस किया स्टैक से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है स्टैक इज अ लिस्ट। स्टैक लिस्ट है। कौन सा लिस्ट है? कैसे काम करता है स्टैक? तो स्टैक लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में रूल है जो लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट में आउट होगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन, रोज इन अ टप्पल। रोज जो होता है, अभी तुरंत बताए, रोज इन अ टप्पल। रोज जो होता है टप्पल में, जिसको हम लोग रोज इन अ रिलेशन, हम तो आंसर ही बोल दिए। ठीक है, फ्लो में हो जाता है, इसलिए आप लोग नोटिस करिएगा इसको। ठीक है, रोज इन अ टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड। रोज जो होता है टेबल के अंदर, टेबल मतलब रिलेशन, यहां रिलेशन भी लिखा रह सकता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको टप्पल्स कहते हैं। अगर यहां कॉलम्स लिख देता, कॉलम्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। कॉलम को एट्रीब्यूट्स बोला जाता है, ठीक है, और रोज को टप्पल्स बोला जाता है। तो रोज के बारे में पूछा इसलिए टप्पल्स में टिक करेंगे। अगर यहां कॉलम लिख देगा तो एट्रीब्यूट में टिक करेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आता है और एमसीक्यू में भी आता है, 1 नंबर में लिखने वाला भी आता है। तो ये पूरा थ्योरी लिख देना और इज नॉन एज लिख देना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लॉजिकल स्टेटमेंट, एक लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन विच रिटर्न्स ऑलवेज ट्रू
इज कॉल्ड, मतलब ये बोल रहा है कि एक लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन जो रिटर्न करता है हमेशा क्या, ट्रू, उसको क्या कहते हैं? तो जो हमेशा रिटर्न करता है ट्रू उसको हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं। ट्रू मींस टोटोलॉजी, हमेशा जो ट्रू रिटर्न करेगा उसको हम लोग टोटोलॉजी बोलेंगे। और एक क्वेश्चन को अगर चेंज कर दिया, क्वेश्चन बोल दिया अ लॉजिकल स्टेटमेंट और लॉजिकल एक्सप्रेशन विच रिटर्न्स ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड, जो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा उसको क्या कहेंगे? तो बाबू यहां अगर फॉल्स लिखा रहेगा ना, यहां फॉल्स लिखा रहेगा ना, तो फ्लैशी में टिक करना है। एफ मीन्स फॉल्स, एफ मीन्स फ्लैशी, समझ में आया? एफ फोर फ्लैशी, ठीक है, एफ फोर फॉल्स, ये दिमाग में रखना है। एफ फोर फॉल्स, एफ फोर फ्लैशी। तो अगर फॉल्स है तो फ्लैशी में टिक करेंगे, और टी फोर ट्रू और टी फोर टोटोलॉजी, ये दिमाग में रखना है। अगर ट्रू लिखा रहेगा तो टोटोलॉजी में टिक करेंगे, फॉल्स लिखा रहेगा तो फ्लैशी में टिक करेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बाय डिफॉल्ट मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर का जो मेंबर है वो किस सेक्शन में होता है, ये आपको नोटिस करने के लिए बोला जा रहा है कि किस सेक्शन में होता है बाय डिफॉल्ट। समझो, क्लास का मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट में होता है और स्ट्रक्चर का मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक में होता है। क्लास का मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट सेक्शन में होता है, स्ट्रक्चर का मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक सेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो पब्लिक हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक। अगर यहां क्लास दिया रहता तो आंसर हो जाता प्राइवेट। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन एरे, इंट एरे 5 4 लिखा हुआ है, 5 4। तो जो साइज दिया हुआ है ना बाबू, ये दोनों को इंटू कर दो, 5 × 4 तो कितना हो जाएगा? 20। टोटल कितना एलिमेंट स्टोर करेगा? 20। यहां जो भी साइज दिया रहेगा और बोलेगा कि कितना एलिमेंट स्टोर कर रहा है ये बताइए, तो जो भी साइज दिया रहे, जरूरी नहीं है कि 5 4 एग्जाम में दिया रहेगा, 3 5 भी दिया रह सकता है, 5 5 भी दिया रह सकता है। तो जो भी साइज दिया रहेगा दोनों को इंटू कर देना है, वही आपका टोटल एलिमेंट निकल जाएगा। टोटल एलिमेंट कितना स्टोर करेगा? 20 स्टोर करेगा। कितना एलिमेंट होगा टोटल? टोटल 20 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। समझ में आया? नेक्स्ट समझिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 19 हो गया ना, हाँ 17 हो गया, 18 में आ जाओ। 18 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है अ क्यू इन विच एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू और रिमूव्ड फ्रॉम बोथ एंड इज कॉल्ड। मतलब कौन सा ऐसा क्यू है जिसमें एलिमेंट दोनों इंड से इंसर्ट भी किया जाता है और दोनों इंड से रिमूव भी किया जाता है। आप जिधर से 2 इंड होता है क्यू का, ठीक है, क्यू का कौन सा ऐसा मतलब टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग है ना दोनों तरफ से एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारा क्यू इस तरह से होता है, ऐसा क्यू दिखता है, ये क्यू है। तो इधर से इंसर्शन हो रहा है तो इधर से डिलीशन भी कर सकते हैं, इंसर्शन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डी क्यू बोलते हैं, डबल इंडेड क्यू बोला जाता है। डबल इंडेड क्यू क्या बोला जाता है? डबल इंडेड क्यू। तो वही बोल रहा है कि इन अ क्यू इन विच एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू आर रिमूव्ड फ्रॉम बोथ एंड इज कॉल्ड। तो दोनों तरफ से एलिमेंट को ऐड करना, रिमूव किया जाता है जो क्यू में, उसको हम लोग डी क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डी क्यू। इस पर नोटिस करना, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा क्यू का टेक्निक है जिसमें दोनों तरफ से एलिमेंट डिलीट और रिमूव किया जाता है, ये सॉरी इंसर्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग डी क्यू बोलते हैं। नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट इज। तो जंप स्टेटमेंट इनमें से कौन है? तो जंप स्टेटमेंट को ट्रांसफर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जंप स्टेटमेंट को ट्रांसफर स्टेटमेंट भी बोला जाता है। कौन सा स्टेटमेंट बोला जाता है? ट्रांसफर स्टेटमेंट बोला जाता है जंप स्टेटमेंट को। तो इसमें ब्रेक भी है आपका जंप स्टेटमेंट, कंटिन्यू भी है आपका जंप स्टेटमेंट, गो टू भी आपका जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट एक और होता है जिसका नाम है रिटर्न, रिटर्न भी आपका है जंप स्टेटमेंट। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत स्टूडेंट जंप पूछता है तो गो टू में टिक कर देता है कि जंप तो गो टू में आता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जंप स्टेटमेंट को हम लोग ट्रांसफर स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। जंप स्टेटमेंट को कौन सा स्टेटमेंट बोला जाता है? ट्रांसफर स्टेटमेंट बोला जाता है। और ट्रांसफर स्टेटमेंट जो है इसका 4 टाइप होता है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और रिटर्न। समझ में आया? तो ये चारों ऑप्शन तो 3 ही दिया है, तो ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ दिस में हम लोग टिक करेंगे।
नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट बोल रहा है अल्टर कमांड इज। अल्टर कमांड किसके अंदर आता है, कौन सा कमांड के अंदर आता है? तो आप लोग को बताए थे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, ये सब बताए थे। तो अल्टर कमांड जो है वो डीडीएल के अंदर आता है। अल्टर कमांड को हम लोग डीडीएल कमांड बोलते हैं। डीडीएल कमांड में बहुत सारा कमांड आता है आपका, ठीक है। डीडीएल और डीएमएल से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, तो इस पे आपको ध्यान देना है, समझ में आया? तो डीडीएल क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल का डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें कौन कौन सा कमांड आता है? डीसीएल में कौन कौन सा कमांड आता है? डीएमएल में, टीसीएल में कौन कौन सा कमांड आता है? डीक्यूएल में कौन कौन सा कमांड आता है? ये आपको सारा कॉन्सेप्ट रखना है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, समझ में आया? अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ अल्टर कमांड, तो अल्टर कमांड हमारा डीडीएल कमांड है। तो देखो डीडीएल कमांड के अंदर कौन कौन सा कमांड आता है? तो फर्स्ट आपका आता है क्रिएट कमांड, जो आपका है डीडीएल कमांड। क्रिएट कमांड हो गया, अल्टर कमांड हो गया, ड्रॉप कमांड हो गया, ट्रंकेट हो गया, ये सब जो है डीडीएल कमांड है। डीएमएल के अंदर कौन कौन सा कमांड आता है? तो इंसर्ट आता है, डिलीट आता है, अपडेट आता है, ठीक है। ये सब 3 कमांड जो है वो हमारा डीएमएल कमांड है, ठीक है। तो आपको नोटिस करके रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन 21 देखोगे, 21 में ये क्वेश्चन है, ठीक है। द गेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। कौन सा ऐसा गेट है जिसको हम लोग इन्वर्टर गेट बोलते हैं? इन्वर्टर गेट किसको बोला जाता है? तो इन्वर्टर गेट नॉट ऑपरेटर को बोला जाता है। नॉट ऑपरेटर को हम लोग इन्वर्टर गेट बोलते हैं। नॉट ऑपरेटर को कौन सा गेट बोलते हैं हम लोग? इन्वर्टर गेट बोलते हैं, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिमूविंग फ्रॉम अ स्टैक इज कॉल्ड। मतलब जो आपका स्टैक बना हुआ है उससे अगर आप एलिमेंट को रिमूव करते हो, रिमूव मतलब क्या हो गया? डिलीट करना। डिलीट करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्टैक से अगर आप एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो उसको पॉप बोलते हैं। और अगर इंसर्शन पूछ दिया तो उसको पुश बोलेंगे। इंसर्ट करना, स्टैक में अगर एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो तो उसको पुश बोलेंगे, और अगर स्टैक से एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो तो उसको पॉप बोलेंगे। तो किसके बारे में पूछा है? रिमूविंग के बारे में, तो पॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉप हो जाएगा, समझ में आया? अगर यहां इंसर्टिंग लिख देता तो हम लोग पुश में टिक करते। नेक्स्ट द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड। क्लास का जो इंस्टेंस होता है, क्लास के अंदर जो मेंबर होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इंस्टेंस ऑफ क्लास को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इंस्टेंस ऑफ क्लास को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इंस्टेंस ऑफ क्लास को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लूप इज अ कंट्रोल्ड लूप। तो फॉर लूप कौन सा लूप है? तो फॉर लूप को कॉन्ट लूप बोला जाता है। कौन सा लूप बोला जाता है? कॉन्ट लूप। फॉर लूप जो हमारा है वो कॉन्ट लूप है। फॉर लूप कौन सा लूप है? कॉन्ट लूप है, समझ में आ गया? नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है अ स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? तो स्टैक जो है आपका वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में 3 डेटा स्ट्रक्चर आता है आपका, जो है स्टैक, लिंक्ड लिस्ट और क्यू। एक होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में 2 डेटा स्ट्रक्चर आता है, ग्राफ और ट्री, समझ में आया? तो किसके बारे में पूछा है? स्टैक के बारे में। स्टैक जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अगर यहां लिख देता ट्री कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, तो हम लोग नॉन लीनियर में टिक करते, लेकिन यहां स्टैक लिखा है, स्टैक लिखा हुआ रहेगा, क्यू लिखा हुआ रहेगा, लिंक्ड लिस्ट लिखा रहेगा, तो सबका आंसर क्या होगा? लीनियर। अगर यहां ट्री लिखा हुआ है, ग्राफ लिखा हुआ है, तो आंसर होगा नॉन लीनियर। समझ में आ गया? ठीक है, 25 क्वेश्चन बता दिए। अब बहुत स्टूडेंट जब ये पढ़ रहा है तो उसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर एग्जाम में तो 25 क्वेश्चन आता है, आप तो उससे ज्यादा दे दिए। देखिए 26 है, 27 है, 28 है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं जैक आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन बनाया, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 25 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, समझ में आया? लेकिन हम एक्स्ट्रा एमसीक्यू दे दिए हैं कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपके एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, वो कितना क्वेश्चन आएगा? 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन हम जो अपने पीडीएफ में ये जो सेट बता रहे, इसमें हमारा टोटल 35 क्वेश्चन है, तो 35 नहीं आएगा। बस आपके नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट हमको दिखा, इसलिए हम एमसीक्यू ज्यादा डाल दिए, समझ में आया? लेकिन आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएगा, तो एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो आपके लिए फायदा होगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखो। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इज एन इन द डेटाबेस सिस्टम।
की जो होता है वो डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है, तो की जो होता है डेटाबेस सिस्टम में एट्रीब्यूट बोलते हैं। की को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। की को क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट बोला जाता है। किसी को दिक्कत नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या, ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू द क्वेरी रिजल्ट। ऑर्डर बाय क्लॉज हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं टेबल के रिकॉर्ड को सॉर्ट करने के लिए, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, टेबल के रिकॉर्ड को सॉर्ट करता है। सॉर्ट मतलब होता है अरेंज करना, सजाना। वो असेंडिंग में सजा सकता है या डिसेंडिंग में सजा सकता है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया जाता है सॉर्ट करने के लिए। क्यों यूज किया जाता है, सॉर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्या बोल रहा है, डिलीटिंग। 28 नंबर, डिलीटिंग फ्रॉम एन इंपटी लिस्ट इज नोन एज। अगर आप इंपटी लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपटी लिस्ट से अगर आप एलिमेंट को डिलीट करते हो, आपका जो लिस्ट है वो पूरा खाली है और उसमें एलिमेंट को डिलीट करोगे तो हवा नहीं डिलीट कर देगा, एलिमेंट रहेगा तब ना डिलीट होगा। तो अगर खाली है आपका लिस्ट और उससे एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो तो उसको हम लोग अंडरफ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो। फुल लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो ओवरफ्लो, और एलिमेंट इंसर्ट नहीं, इंपटी लिस्ट है और एलिमेंट को डिलीट करोगे तो अंडरफ्लो। तो बोल क्या रहा है कि अगर आप इंपटी लिस्ट से, खाली वाले लिस्ट से डिलीट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो। तो इससे पहले ओवरफ्लो भी बताए हैं इसी लेक्चर में, और अभी क्या मिल गया, अंडरफ्लो। तो इंपटी लिस्ट से अगर एलिमेंट को आप डिलीट कर रहे हो, एक भी एलिमेंट नहीं तो अंडरफ्लो, और फुल लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो तो ओवरफ्लो। ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस इज नोन एज। मतलब डेटा का जो डुप्लीकेशन होता है डेटाबेस में उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो डेटा का जो डुप्लीकेशन होता है डेटाबेस में उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो बोलो, कमेंट करो, कमेंट करो। डेटा रिटेंडेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा रिटेंडेंसी। क्या बोलते हैं उसको, डेटा रिटेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आप है ना, ये क्वेश्चन बोल रहा है द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डेटा का डुप्लीकेशन होता है किसमें, डेटाबेस में, उसको हम लोग डेटा रिटेंडेंसी बोलते हैं। कमेंट करना नहीं भूलना है, ठीक है, कमेंट करते जाना है। जिसका आंसर पता है फटाक से ए लिख दो, बी लिख दो, जो लिखना है लिख दो। ठीक है, आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगला 30 नंबर देखोगे आप लोग। चलो पढ़ के कमेंट करो फटाक से, फटाफट कमेंट करना है, कमेंट करने नहीं भूलना है। ठीक है, सम ऑफ ऑल लिटरल्स विथ और विदाउट द बार, सम ऑफ ऑल लिटरल्स विथ और विदाउट द बार विद इन द लॉजिक सिस्टम इज नोन एज। अभी बताए थे इससे पहले कि अगर सारे लिटरल का प्रोडक्ट होता है तो उसको मीन टर्म बोलते हैं, और प्रोडक्ट के जगह पे सम लिख देगा तो उसको हम लोग मैक्स टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैक्स टर्म। यहां सम लिखा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म। इसके बारे में तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहां प्रोडक्ट लिखा हुआ रहता तो क्या टिक करते, मीन टर्म, जैसे हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में टिक किए हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारा लॉ बताए हैं, तो किसी भी लॉ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। देखो बोलिए रहा है, द लॉ विच इज ऑल्सो नोन एज थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब कौन सा ऐसा लॉ है जिसको हम लोग थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो देखो थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है x प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये होता है थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बहुत स्टूडेंट जो है ना चकमा में होगा कि सर हम इसमें तो एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिस जो आप लिखे, लेकिन मिल रहा है। अगर आप बूलियन अलजेब्रा अच्छे से पढ़े हो तो आपको बिल्कुल पता होगा। तो आप कमेंट करिए कि किससे कौन सा ऑप्शन सही है, इससे कौन सा मिलता जुलता एक्सप्रेशन है। कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करना नहीं भूलना है, तभी तो आपका माइंड टेस्ट हो पाएगा कि आपने कितना तैयारी किया है। और अगर तैयारी थोड़ा कम पड़ रहा है तो मेरा लेक्चर देख लो, फटाफट तैयारी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें देखो मिला कोई, कमेंट कर लिया आप लोग, कमेंट किए तो देखो आप लोग को सबको पता है कि बूलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल पे बार लगा रहता है, बार के जगह पे डैश भी हम लोग देते हैं। क्या देते हैं, डैश, है ना। y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका मतलब और इसका मतलब
दोनों का मतलब बराबर है, ठीक है। बार को डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बुलियन अलजेब्रा में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। समझ में आया स्टूडेंट, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट 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 देखिएगा, द यूनिवर्सल गेट्स आर। यूनिवर्सल गेट्स किसको बोलते हैं, तो आप लोग सबको पता है कि गेट का टाइप आप लोग को बताया गया था, ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे बुलियन अलजेब्रा। तो बेसिक गेट्स में 3 गेट आता है, बेसिक गेट्स 3 गेट्स को बोलते हैं। उसमें आपका आता है नॉट गेट, जिसको हम लोग इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, नॉट गेट, एंड गेट और गेट। ये 3 गेट आपका आता है बेसिक गेट्स में। यूनिवर्सल गेट्स में 2 गेट आता है, नॉर गेट, नाइंड गेट। यूनिवर्सल गेट 2 गेट को बोलते हैं, नॉर गेट को और नाइंड गेट को। और अनदर गेट में 2 गेट आता है, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। मतलब 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है गेट को। तो 3 आपका हो गया बेसिक गेट्स, 2 हो गया यूनिवर्सल गेट्स और 2 हो गया अनदर गेट्स। तो 2 2 4 और 3 7 गेट्स है टोटल, और सातों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो यहां पे किसके बारे में पूछ रहा है, यूनिवर्सल गेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो नॉर गेट और नाइंड गेट ये दोनों आपका यूनिवर्सल गेट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट 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 समझिएगा, डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क्स इज कॉल्ड। मतलब ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तो जो डिवाइस, डिवाइस मतलब मशीन, जो डिवाइस डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है उसको हम लोग गेटवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गेटवे बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, गेटवे बोला जाता है। जो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, सॉरी स्विच में टिक कर दिया ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेटवे। ये गलत है, ठीक है। क्या बोला जाता है, गेटवे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेटवे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो हवाई वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बोला है C++ लैंग्वेज इज इन्वेंटेड बाय। C++ लैंग्वेज किसके द्वारा बनाया गया था, कौन इसको इन्वेंट किए थे। तो बताओ, इसका तो कमेंट अगर आपने नहीं किया तो फिर बहुत गलत कर रहे हो, मेरे साथ ना इंसाफी हो रहा है, इसलिए कमेंट करना ना भूले, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हर जितना स्टूडेंट देख रहा है मेरे लेक्चर को, ठीक है, आप अपना है ना, मतलब प्रेजेंट हो आप कि एब्सेंट हो, आप वीडियो में बने हुए नहीं बने हुए, उसको दिखाने के लिए आप इसका आंसर जरूर कमेंट कर देना, यह आप लोग से रिक्वेस्ट है। समझ में आया। आंसर 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बजर्नी अस्टोस्ट्रप। क्या होगा आंसर, बजर्नी अस्टोस्ट्रप। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू व्हाइल लूप इज एन कंट्रोल्ड लूप। डू व्हाइल लूप कौन सा लूप होता है, तो डू व्हाइल लूप इंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है। कौन सा लूप होता है, इंट्री कंट्रोल्ड लूप। एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि डू व्हाइल लूप कहां पे कंडीशन को चेक करता है। डू व्हाइल लूप चेक्स ऑन कंडीशन, तो टॉप में चेक करता है। सॉरी, डू व्हाइल पूछ रहा है ना, अच्छा हम तो गड़बड़ बता रहे, हमको लगा व्हाइल लूप के बारे में पूछा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, पूछ रहा है डू व्हाइल लूप, तो डू व्हाइल लूप इंट्री नहीं होता है। समझ में आया, डू व्हाइल लूप। और जब तक हम बोले होंगे तब तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, हम आप लोग से आशा कर रहे हैं, हो जाता है फ्लो में। क्वेश्चन बोल रहा है डू व्हाइल लूप, तो डू व्हाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है। डू व्हाइल लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है। लास्ट में कंडीशन को चेक करता है, फर्स्ट में कंडीशन को चेक नहीं करता है। हाँ, एंट्री कंट्रोल्ड होता कब, जब यहां व्हाइल लूप दिया रहता। वही हमको लगा था, फर्स्ट में हम बोल रहे थे लेकिन माइंड में वही चल रहा था। तो यहां पे व्हाइल लूप दिया रहेगा तो एंट्री में टिक करेंगे, डू व्हाइल दिया रहेगा तो एग्जिट में टिक करेंगे। समझ में आया, डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है, व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। अब समझोगे, ये दोनों से एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाइल लूप कहां पे कंडीशन को चेक करता है। तो व्हाइल लूप रहेगा तो व्हाइल लूप टॉप में कंडीशन को चेक करता है, ऊपर कंडीशन को चेक करता है, और डू व्हाइल लूप नीचे कंडीशन को चेक करता है। तो ऊपर जो चेक करता है उसका ऑप्शन में दिया रहेगा टॉप, और जो नीचे चेक करता है उसका ऑप्शन में दिया रहेगा बॉटम। तो क्वेश्चन बोलेगा कि व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन, तो क्या हो जाएगा टॉप। और क्वेश्चन पूछ दिया डू व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन बॉटम, नीचे चेक करता है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो हमने अभी आपको कितना एमसीक्यू बताया, 35 एमसीक्यू बताया, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो
25 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब देखो बहुत स्टूडेंट जब आंसर करता है तो आंसर ऐसे करता है, जैसे मान लो कि ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये मान लो कि हमारा ये 35 नंबर क्वेश्चन हम बनाए तो 35 लिखे और इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन सी है तो सी लिख के छोड़ दिए। ऐसे लिखोगे ना तो बहुत गड़बड़ है। जब हम लोग कॉपी चेक करते तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। इस तरह से नहीं आंसर करना है आपको, समझ में? आंसर क्या करना है, ऑप्शन के साथ साथ में नाम भी लिख देना है कि क्या होगा इसका। तो अगर मान लो कि इसका एग्जिट है तो सी लिख दिए हम लोग और एग्जिट लिख दिए। इस तरह से ऑप्शन लिखो। जैसे आपको मान लो कि और सीरियल वाइज लिखना है, सीरियल वाइज इसको लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम अभी बताए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन में बताए कि एक्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इन सी प्लस प्लस इंप्लीमेंटेड बाय, तो इसका ऑप्शन बी है, इसका डी है। तो आपको ऐसे लिखना है, ए नंबर लिखना है, शुरू से एकदम स्टार्टिंग से पूरा 25 तक लिख देना है और साथ में आपको ऑप्शन भी देना है। जो बता रहे हैं आपको वैसा ही लिखना है, क्योंकि हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि देखो टीचर को बार बार क्वेश्चन देखना पड़ता है। तो हम लोग को क्या करना है कि देखो टीचर जितना कम टाइम देगा आपके कॉपी में उतना नंबर मिलेगा। आप ज्यादा टाइम उसको दिलाओगे, इधर उधर करके लिखोगे, आपका मतलब कॉपी में क्लियर नहीं पता चलेगा किसका आंसर दिया है, क्या दिया है, तो आपका मार्क्स कट सकता है, समझ में? तो आप उसको थोड़ा फ्रेश करके लिखो। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, इसका ऑप्शन बी है तो बी लिखो और इनहेरिटेंस लिख दो, इनहेरिटेंस, इस तरह से, ठीक है, समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 बना रहे तो 2 का ऑप्शन डी है तो डी लिखो, क्वेश्चन मार्क और कॉलन लिख दो। इस तरह से ए बी सी डी नहीं लिख के छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है द फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, विच सपोर्ट्स ट्रांजिटिव नेचर, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो ऑप्शन ए है इसका, ठीक है। सर्कल भी कर सकते हो, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग मल्टीपल, ऐसे लिख देना है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये लिख देना है। इस तरह से हम लोग को लिखना है सारा, ए बी सी लिख के नहीं छोड़ना है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो एमसीक्यू आप लोग का क्लियर हो गया। इस जो हम सेट बता रहे ये पूरा फुल लेंथ टेस्ट मतलब सेट है, सारा हर चैप्टर से क्वेश्चन है इसमें, जैसे आपके जैक में पूछा जाता है उस तरह से क्वेश्चन है। तो हमारा जो है वो इसमें ग्रुप ए का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ग्रुप बी में हम लोग आते हैं, तो ग्रुप बी का क्वेश्चन जो है, जो आपका वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और हर एक लाइन में आंसर को देना है। इसका आपके एग्जाम में 1 मार्क्स मिलेगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर जब आप दोगे तो उसका 1 मार्क्स मिलेगा। यह आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? किसी को दिक्कत यहां पे नहीं ना? ठीक है, थैंक यू।